हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे एसी थ्रू रेजिस्टर और इसके साथ साथ ही हम कवर करेंगे एसी थ्रू इंडक्टर और एसी थ्रू कैपेसिटर। तीनों केसेस को दोस्तों हम साथ ही कंबाइन करके थोड़े से वक्त में कवर करेंगे ताकि आप जो देख रहे हैं आपका टाइम कम से कम वेस्ट हो और आपको कम से कम टाइम में तीनों जो टॉपिक्स हैं मेन जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्लियर हो जाएं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एसी थ्रू रजिस्टर। एसी थ्रू रजिस्टर में दोस्तों एसी जो है अल्टरनेटिंग करंट होता है। अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है? अल्टरनेटिंग करंट दोस्तों वो होता है जिसकी मैग्नीट्यूड चेंज होती है। अल्टरनेट यानी तब्दीली आती है उस करंट की वैल्यू में। सही हो गया दोस्तों, मैग्नीट्यूड में चेंज आता है। अब सबसे पहले इन तीनों टॉपिक्स में हम देखते हैं कि रेजिस्टर क्या होता है, इंडक्टर क्या होता है, कैपेसिटर क्या होता है। इनकी डेफिनेशंस आपको बोर्ड पे शो हो रही होंगी कि रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर की। रेजिस्टर होता है दोस्तों जो करंट की फ्लो को अपोज करता है, उस मतलब उसको डिक्रीज करता है करंट के फ्लो को। ठीक हो गया दोस्तों। और इसका स्ट्रक्चर इस तरह होता है। सबसे पहले पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इसको इस तरह बना लेना है, एक डायग्राम। ये है एसी सोर्स। क्या है दोस्तों? एसी का सिंबल। एसी को आपने कनेक्ट करना है रजिस्टर के साथ, तो डायग्राम बन गई एसी और रजिस्टर की, एसी थ्रू रजिस्टर की। आपने इसमें लिख देना है एसी सोर्स इज कनेक्टेड टू अ रजिस्टर। यहाँ तक दोस्तों बात हो गई क्लियर। अब दूसरा जो एसी थ्रू इंडक्टर। इंडक्टर क्या होता है? इंडक्टर दोस्तों एक कंडक्टर या कोई वायर होती है। वायर वायर समझते हैं, इस तरह कोई वायर होती है। ये वायर जो एक लिपटी होती है यानी एक लूप की फॉर्म में होती है, वाउंड हुई होती है एक लूप की फॉर्म में ऐसे दोस्तों। ये हम एसी सोर्स के साथ कनेक्ट कर देते हैं। अब यहाँ से जो इंडक्टर, इसे हम बोलते हैं इंडक्टर, होता है टू टर्मिनल कंपोनेंट, एक वायर जो लूप की फॉर्म में यूं वाउंड हुई होती है। अब ये कनेक्ट करेंगे हम एसी के साथ, तो इसका क्या मकसद होगा आगे जाके? ये क्या असर डालेगा अल्टरनेटिंग करंट पे? रजिस्टर क्या असर डालेगा अल्टरनेटिंग करंट पे? ये भी हम देखते हैं। यहाँ पे आपने कैपेसिटर की डायग्राम क्या होती है? कैपेसिटर ऐसा होता है दोस्तों। कैपेसिटर को आपने एसी के साथ कनेक्ट कर देना है। अब हमने तीनों केसेस में देखना है कि कैपेसिटर, इंडक्टर और रेजिस्टर का अल्टरनेटिंग करंट पे क्या असर होता है। तो सबसे पहले यहाँ तक उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ आ गई होगी। सबसे पहले आपने तीनों की डायग्राम बनानी है, फिर इसकी एक्सप्लेनेशन क्या करनी है। आपने कहना है एसी करंट फ्लोज थ्रू द रजिस्टर। रजिस्टर से वो फ्लो करता है। फर्स्ट इट फ्लोज इन वन डायरेक्शन, पहले ये एक डायरेक्शन में इस तरह आगे की तरफ मूव करेगा। आफ्टर सम टाइम इट्स चेंजेस इस डायरेक्शन, फिर थोड़ी देर बाद आपको पता है अल्टरनेटिंग करंट की दोस्तों डायरेक्शन क्या होती है? चेंज हो जाती है। या आप यहाँ तक लिख लेंगे, आपको बोर्ड में इसकी एक्सप्लेनेशन नजर आ रही होगी। आपने इसमें क्या एक्सप्लेनेशन लिखनी है दोस्तों? अब इंडक्टर के केस में थोड़ी के सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है। इसमें जब अल्टरनेटिंग करंट दोस्तों फ्लो करेगा ना, तो इंडक्टर का मेन काम होता है क्या? बैक ईएमएफ प्रोड्यूस करना। दोस्तों क्या काम होता है? बैक ईएमएफ प्रोड्यूस होना। बैक ईएमएफ की डेफिनेशन आपको बोर्ड पे नजर आ रही होगी। ये जो अल्टरनेटिंग करंट यहाँ से आ रहा है, इस करंट को ही अपोज करना शुरू कर देगा। बैक ईएमएफ यानी करंट का फ्लो एक किस्म का स्टॉप करेगा। यहाँ तक दोस्तों आपने इसकी मैं एक्सप्लेनेशन आपको बोर्ड पे शो हो रही होगी। आपने इसकी एक्सप्लेनेशन लिख देनी है, इसकी एक्सप्लेनेशन लिख देनी है। कैपेसिटर के केस में क्या होगा? एसी थ्रू कैपेसिटर में आपने इसकी एक्सप्लेनेशन लिखनी है कि AC current from the AC source flow through the capacitor. First it flows in one direction and then it changes its direction. फिर अपनी डायरेक्शन पहले आगे की तरफ फ्लो करेगा, फिर बैक की तरफ फ्लो करेगा। फिर आपने मजीद इसमें एक्सप्लेनेशन क्या लिखनी है? पहले जो कैपेसिटर की जो दो प्लेट्स में से एक प्लेट चार्ज होगी, फिर उसके बाद दूसरी प्लेट चार्ज होगी। यहाँ तक आप इसकी तीनों की एक्सप्लेनेशन दोस्तों लिख लेंगे। उम्मीद करता हूँ इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। डेरिवेशन देखते हैं एसी थ्रू रजिस्टर की। सबसे पहले आपने लिखना है द अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज। अल्टरनेटिंग वोल्टेज हम पहले लेक्चर में देख चुके हैं, होती है V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। हम ये इसी तरह लिख देंगे। अगले स्टेप में हम लिखेंगे डिवाइडिंग बाय आर ऑन बोथ साइड। आर रेजिस्टेंस है, V बाय आर हो जाएगा इस साइड, वी एम बाय साइन ओमेगा टी बाय आर हो जाएगा। अब V बाय आर किसके बराबर होता है हमें पता है, ओहम लॉ क्या होता है? V इज इक्वल टू आई आर। और अगर I निकालना हो तो हो जाएगा I इज इक्वल टू वी बाय आर। तो V बाय आर की जगह दोस्तों मैं I लिख सकता हूँ बिल्कुल। यहाँ पे वी एम बाय आर था तो मैं आई एम लिख दूंगा दोस्तों। तो हमारे पास जो आई करंट है अल्टरनेटिंग करंट, उसकी भी इक्वेशन निकल आई। यहाँ तक दोस्तों बात हो गई क्लियर। आपने इसी तरह इसको लिख देना है। यहाँ से क्या आपने क्या करना है? ओहम लॉ क्या कहता है दोस्तों? अगर हमने फाइंड करनी हो आरएमएस वैल्यू, क्या फाइंड करनी हो दोस्तों? मेन हमने निकालनी है आरएमएस वैल्यू, जो अल्टरनेटिंग करंट में बहुत यूज़ होती है। बस इतना आपने कहना है कि टू फाइंड द आरएमएस वैल्यू वी यूज़ ओहम लॉ। ओहम लॉ क्या होता है? वी इज इक्वल टू आई आर डिवाइडिंग बाय अंडर रूट टू ऑन बोथ साइड। इसके दोनों साइड पे आप अंडर रूट टू को दोस्तों डिवाइड कर दें। यहाँ पे भी वी एम बाय अंडर रूट टू, आई एम आर डिवाइडेड बाय अंडर रूट टू। अंडर रूट टू हो गया। जो हमें पता है कि आरएमएस की वैल्यू क्या होती है, हमने पहले दूसरे लेक्चर में आरएमएस वैल्यू फाइंड की थी जो अल्टरनेटिंग करंट में मोस्ट यूज़ होती है। वो होता है वी आर एम एस इज इक्वल टू वी बाई अंडर रूट टू। इसके बराबर होती है, इसके दोस्तों बराबर होती है आर एम एस वैल्यू वी की। और आई की आर एम एस वैल्यू किसके बराबर होती है? आई एम बाई अंडर रूट टू। ये हम पहले डिराइव कर चुके हैं। इसकी जगह मैं लिख दूंगा वी आर एम एस और इसकी जगह लिख दूंगा आई आर एम एस। उम्मीद करता हूँ ये बहुत ईजी था, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अब इसका हम ग्राफ बनाएंगे। इसकी ग्राफ में हमने दोस्तों जो दोनों वेव्स हैं इनको साइनोसाइडल वेव फॉर्म हमें बनाना है। ये पहले लेक्चर आप देख लें, आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी जो पहले दो लेक्चर्स हैं।
इसमें जो ब्लू वाली जो लाइन आपको वेव नज़र आ रही है ये वोल्टेज की वेव है, जो आई है रेड जो थोड़ी सी डाउन है ये आई करंट की वेव है। क्यों डाउन है? क्योंकि रेजिस्टेंस मेन वजह है। तो हमने इसकी ग्राफ हमने बना लिया है। इसमें अगर आप दोस्तों देखें तो यहाँ तक जो वेव है ये अपनी जो करंट वाली है ये मैक्सिमम पॉइंट तक जा रही है, यह है वोल्टेज की वेव, वो भी मैक्सिमम पॉइंट तक जा रही है। यानी इनका जो एंगल है दोस्तों अभी भी 90 बना रही है, अभी एंगल का डिफरेंस नहीं आया, यानी फेज डिफरेंस नहीं आया। आपने एक्सप्लेन करना है ग्राफ में, फेज डिफरेंस इनमें नहीं आया तो हम बोल देंगे आपने जो मेन पॉइंट याद रखना है ये इन फेज हैं। जो अगले टॉपिक्स में हमने देखते हैं जाके क्या वो भी इन फेज हैं या नहीं है इन फेज। उम्मीद करता हूँ टॉपिक समझ आ गया होगा। अब अगले दो टॉपिक्स की तरफ चलते हैं दोस्तों। अब हम इसकी हम डेरिवेशन देखते हैं एसी थ्रू इंडक्टर की। तो इसमें जो अप्लाइड वोल्टेज होती है दोस्तों आपने बताना है कि द अप्लाइड वोल्टेज इन द एसी थ्रू इंडक्टर इज इक्वल टू द बैक ईएमएफ। अप्लाइड वोल्टेज वी इज इक्वल टू बैक ईएमएफ के बराबर होती है ये। इसी वजह से पोटेंशियल ड्रॉप इसमें नहीं होता। इतनी चीज़ आपने याद करके दोस्तों लिख देनी है। वी इज इक्वल टू ई, ईएमएफ हमें पता है बराबर होता है ईएमएफ इज इक्वल टू एल डेल्टा आई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ये चीज़ आपने चैप्टर नंबर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आपने पढ़ी थी। ईएमएफ की वैल्यू आपने बैक ईएमएफ की यहाँ पे दोस्तों इसी तरह लिख देनी है। ई की जगह मैं लिख दूंगा वी इज इक्वल टू एल डेल्टा आई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब आई की वैल्यू क्या होती है हम पहले पढ़ चुके हैं, आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी दोस्तों। तो उसकी जगह मैं लिख सकता हूँ वी इज इक्वल टू दोस्तों एल, उसी तरह वी इज इक्वल टू एल, आई की जगह लिख दूंगा आई एम साइन ओमेगा टी दोस्तों। यहाँ तक बात मुश्किल तो कोई नहीं है, ईजी है। डिवाइडेड बाय डेल्टा टी उसी तरह मैंने लिख दिया, मैंने कोई उसमें चेंज नहीं किया। अब ये जो चीज़ है ना दोस्तों साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, ये वाली जो चीज़ है ये प्रूव है कि ये बराबर होती है ओमेगा कॉस ओमेगा टी के। तो मैं इसकी जगह लिख दूंगा एल आई एम उसी तरह। तो ये जो बाकी चीज़ दोस्तों बच जाती है ये प्रूव है कि ये बराबर होती है ओमेगा कॉस ओमेगा टी के। अब आपने याद रख लेना है कि साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाय टी इज इक्वल टू ओमेगा कॉस ओमेगा टी के बराबर होती है। याद आपने करनी है चीज़। इसके बाद अब ये इक्वेशन बन गई है, इसमें जो दोस्तों हमने इसी तरह इसको लिख देना है। अब इसमें जो ये चीज़ होती है ये बराबर होती है दोस्तों वी एम के। किसके बराबर होती है आपने याद रखनी है, आगे यूज़ होगी कि एल आई एम ओमेगा किसके बराबर होती है आपने बता देना, ये वी एम के बराबर होती है। कॉस ओमेगा टी मैंने उसी तरह लिख लिया। अब जो यहाँ पे दोस्तों जो चीज़ होती है कॉस ओमेगा टी वो हमेशा बराबर होती है किसके, कॉस ओमेगा टी बराबर होती है दोस्तों, इसको हम इस तरह लिख देंगे वी इज इक्वल टू वी एम। कॉस ओमेगा टी किसके बराबर होती है साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू। किसके बराबर होती है, प्रूव है तीनों चीज़ें। अब हमने वापस इसको रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों, कोई मुश्किल नहीं। हमने बताने का जो वोल्टेज अप्लाइड है वो बैक ईएमएफ के बराबर होती है, जिसकी वजह से पोटेंशियल ड्रॉप इसमें नहीं होता। इतना आपने बता देना है। ई की वैल्यू लिख देनी है आपने एल आई डिवाइड बाय डेल्टा टी, एल आई डिवाइड बाय डेल्टा टी। उसी तरह आई की वैल्यू होती है आई एम साइन ओमेगा टी, हम पहले डिराइव कर चुके हैं, उसकी जगह मैंने वो आई एम साइन ओमेगा टी लिख दिया। साइन ओमेगा टी डिवाइड बाय डेल्टा टी जो इक्वेशन बन गई थी वो होती है बराबर ओमेगा कॉस ओमेगा टी के, तो मैंने उसकी जगह वो लिख दिया। अब ओमेगा कॉस ओमेगा टी उसी तरह रहा, उसमें से जो एल आई एम ओमेगा है वो बराबर होता है कॉस ओमेगा टी, मैंने उसकी जगह वो लिख दिया। कॉस ओमेगा टी बराबर होता है साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू। यहाँ तक ही हमने डेरिवेशन इसकी करनी है, आप भी बस इसको इसी तरह याद करके यहाँ तक कर दीजिएगा, कोई मुश्किल नहीं है। अब हम डेरिवेशन से हमें पता चल रहा है कि जो वोल्टेज है पाई बाय टू इंक्रीज़ हो रही है। वोल्टेज क्या हो रही है दोस्तों, पाई बाय टू ज़्यादा है करंट से। पाई बाय टू का मतलब 90। यहाँ पे अगर इसका आप ग्राफ बनाएंगे हमें इस डेरिवेशन से पता लग रहा है कि वोल्टेज जो है लीड कर रही है। हमने जो फेज़ और फेज़ डिफरेंस वाले टॉपिक में हमने लेक्चर नंबर 2 में पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि जो फेज़ डिफरेंस हमें पता चल जाता है कि वोल्टेज या करंट में कितना फेज़ डिफरेंस है, एंगल का कितना डिफरेंस है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि जो वोल्टेज है वो पाई बाय टू ज़्यादा है किससे, करंट से। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो वोल्टेज इस पॉइंट पे दोस्तों अगर आप देखें तो ये जो वोल्टेज वी की वेव है ये ऑलरेडी हाइट पे पहुंची हुई है, 90 पे पहुंची हुई है इस पॉइंट पे, लेकिन करंट इस पॉइंट पे कितना है, 0 है। तो इसका मतलब हम बोल देंगे ये आउट ऑफ फेज है दोस्तों। पहले वाले में मैंने बोला था इन फेज है, यहाँ पे आउट ऑफ फेज है और फेज डिफरेंस कितने का आ रहा है, 90 का। आपने इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करके लिखना है कि द वोल्टेज लीड्स द करंट बाय 90 और द करंट लैग्स बाय 90। बस इतना सिंपल है दोस्तों। इसमें उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं एसी थ्रू कैपेसिटर की तरफ दोस्तों। जिस तरह अभी हमने 2 डेरिवेशंस की, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। हम चलते हैं तीसरे डेरिवेशन एसी थ्रू कैपेसिटर। अब एसी थ्रू कैपेसिटर जब दोस्तों एसी थ्रू कैपेसिटर में क्या होता है, हमने जो करंट इसमें स्टोर हो रहा है वो जो करंट होता है आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी, हम सबको पता है दोस्तों उसकी वैल्यू
यही होती है। यहाँ तक दोस्तों की बात मुश्किल है कोई नहीं। अब इस कैपेसिटर में कोई चार्ज स्टोर हो रहा होगा, आपने लिखना है सम चार्ज इज बीइंग स्टोर ऑन द कैपेसिटर। चार्ज क्या होता है दोस्तों, क्यू, और क्यू का फॉर्मूला क्या था चार्ज का, इज इक्वल टू सी वी, जो हम पहले ऑलरेडी कैपेसिटर में पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 11 में। ये फार्मूला आपने याद रखना है। इसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, v की वैल्यू क्या होती है हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, v इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। तो क्या इस इक्वेशन की जगह मैं सी वी की जगह मैं लिख सकता हूँ सी वी एम साइन ओमेगा टी, उसकी जगह मैंने उसकी वैल्यू दोस्तों डाल दी। यहाँ तक कोई चीज़ मुश्किल है, कोई नहीं मुश्किल। अब हम डिवाइडिंग बोथ साइड बाय टी कर देंगे। क्या कर देंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय टी, डिवाइडिंग टी ऑन बोथ साइड, दोनों साइडों में हम दोस्तों क्या डिवाइड कर देंगे, टी। तो मैं लिख दूंगा क्यू बाई टी इज इक्वल टू सी वी एम साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाय टी। यहाँ तक दोस्तों बात क्लियर होगी, कोई मुश्किल बात नहीं है। हमने लिखना है चार्ज इज इक्वल टू सी वी, फार्मूला होता है सी वी की वैल्यू, वी की वैल्यू डालनी है वी एम साइन ओमेगा टी, जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं इसकी वैल्यू होती है। डिवाइडिंग इस इक्वेशन की दोनों तरफ हम टी डिवाइड कर देंगे, बस यहाँ तक ये चीज़ हो गई दोस्तों। अब क्यू बाई टी किसके बराबर होता है, करंट के। करंट का फार्मूला क्या होता है कि चार्ज कितने टाइम में फ्लो कर रहा है, ये क्या होता है करंट आई। इसका फार्मूला आप ऑलरेडी क्लास 9 में पढ़ चुके हैं कि करंट क्या होता है, इज इक्वल टू क्यू बाई टी। यहाँ तक दोस्तों होगी बात क्लियर, सी वी एम। उसी तरह अब ये जो है साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाई टी, हमने पहले क्या पढ़ा था कि साइन ओमेगा टी डिवाइड बाई टी किसके बराबर होता है दोस्तों, ओमेगा कॉस ओमेगा टी की। तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ ओमेगा कॉस ओमेगा टी, मैंने तो उसकी वैल्यू लिख दी है। इसकी वैल्यू दोस्तों में पहले से पता है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ओमेगा टी हो गई। अब ये जो सी एम वी एम और ओमेगा ये किसके बराबर होता है, यहाँ पे हमने देखा था कि जो है एल आई एम ओमेगा किसके बराबर था, वी एम के बराबर था। और यहाँ पे आपने याद रखना है कि जो सी वी एम ओमेगा है वो बराबर है आई एम के। किसके बराबर है, आई इज इक्वल टू आई एम कॉस ओमेगा टी। दोस्तों यहाँ तक बात क्लियर हो गई, स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, बहुत ईजी है। यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन आप कमेंट से पूछ सकते हैं, मैं इसका रिप्लाई करूँगा। आगे देखते हैं। अब जो यहाँ पे कॉस ओमेगा टी किसके बराबर तुमने लिखा था कि साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, तो इसकी जगह मैं लिख दूंगा आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। बिल्कुल उसी तरह लिख दिया दोस्तों, कोई भी कोई डिफरेंस नहीं है। तो अब इससे डेरिवेशन हमने यहाँ तक इसकी करनी है। इस डेरिवेशन से हमें क्या पता चल रहा है कि जो करंट है वो पाई बाई टू ज़्यादा है वोल्टेज से। यहाँ पे हमने क्या बोला था ग्राफ बनाने के वक्त कि जो वोल्टेज है वो पाई बाई टू ज़्यादा है करंट से। तो इसका ग्राफ हम इसी तरह बना लेंगे कि वोल्टेज अभी काफ़ी नीचे है, नेगेटिव में है, लेकिन करंट इससे ज़्यादा है काफ़ी। अब यहाँ पे इस पॉइंट तक अगर आप देखें दोस्तों, अभी यहाँ पे जो है वोल्टेज वो बिल्कुल ज़ीरो है, 0 डिग्री। इसकी जो फेज़ है 0 है, लेकिन यहाँ पे जो करंट है इस पॉइंट तक वो 90 ऑलरेडी पहले से है। तो हम बोल सकते हैं कि अब फेज़ डिफरेंस इसमें आ गया दोस्तों 90 डिग्री का। या इस तरह बोल सकते हैं कि द करंट लीड्स द वोल्टेज बाय 90 डिग्री, यानी करंट 90 डिग्री ज़्यादा है, और हम बोल सकते हैं द वोल्टेज डिक्रीजेज बाय और लैग्स बाय 90 डिग्री। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये कितना आसान लेक्चर था, आप ये नोट भी कर लें। तीनों की डेरिवेशंस बहुत ही